पॉजिटिव फीलिंग आ रही है यहाँ पर मेरी स्टोरी शेयर कर रही है। तो ऐसे लोग से इंटरेक्शन कैसा होता है? कोई मिलता है सलाम दुआ भी करता है, हेलो हाय करता है। कोई रहता है जो पोक करता है, कह रहे देखो तो हम मार देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो वो टाइम पे ऐसा मन करता है क्या इसको बताऊँ एक पंच मार के। तो प्रोफेशनली आप क्या फाइट करते हो? प्रोफेशनली मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA। MFN क्या है? मैट्रिक्स फाइट नाइट जो है ये इंडिया का सब में बड़ा प्रमोशन है MMA का। को इसके ओनर कृष्णा श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ और आयशा मैम, आयशा श्रॉफ, ये श्रॉफ फैमिली लीड करता है पूरा ये प्रमोशन। तो उसमें हम एक दिखते हैं ना कि पॉलिटिक्स बहुत चलता है स्पोर्ट्स के, उसमें ऐसा कभी कुछ आपके साथ हुआ? वो एक जो फाइटर था ना, मणिपुर का फाइटर था, वो कभी हारा नहीं उसके लाइफ में। तो मेरे साथ जो मेरे सीनियर्स लोग थे उन्होंने बोले क्या कभी तू इसको हराता है तो ये बेल्ट तेरा हो जाएगा। क्या फाइट 1-2 राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड में उसको मैंने नॉक कर दिया, लाइक बेहोश हो गया पूरा फेडरेशन आया मेरी फिर तब रहा था यार, वेल डन वेल डन। एंड देन नेक्स्ट डे सुबह ब्रेकफास्ट करके मैं स्टेडियम पे पहुंचता हूँ तो पीछे से एक स्टाफ आता है, मेरे को बोलता है आपको ऑफिशियल रूम में बुला रहे हैं वहाँ पर। तो वो टाइम में मैं बहुत ज़्यादा रोया, सबको गिड़गिड़ा के मेरे को फाइट करने दो, मेरे कोच से बात किया। फिर वो टाइम पे समझ में आ गया कि मेरा जो कल रात में फिर थपथपा रहे थे और उन्होंने सुबह मेरी टांग खींचे। तो ये 4 साल के गैप का क्या सीन? उसके प्रमोशन में फाइट किया, जैसे मेरा फाइट हो गया तो लोग ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेके आए। तो मैंने देखा 3 साल तक तुम्हारे को फाइट करने का मौका मिलेगा, पे आउट सब मिलेगा। मैंने धनाधन 6-7 पेज पे साइन कर दिया भाई। तो उन्होंने लिखे थे बट मैंने पढ़ा नहीं कि तुम दूसरे प्रमोशन में किधर फाइट नहीं कर सकते। 2 दिन पहले वापस कॉल आता है कि तुम्हारा फाइट वापस डिले हो गया। फिर जाके मैं मस्जिद में बैठ गया, मतलब अभी जो है ऊपर वाले के हाथ में ही है। फिर ऐसा हुआ क्या मेरे को 2 या 3-4 हफ्ते बाद एक कॉल आया MFN से, मैट्रिक्स फाइट नाइट से। क्या बोले अभी तुम बोले यहाँ पर फाइट करने के लिए तुम आ सकते हो क्या हमारे? आपकी फैमिली का रोल कैसा था? जैसे कि अब्बा तो बोलते थे तेरे को मेरी दुकान ही संभालने। अभी अब्बा ही बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते मेरे पे, क्या चलो मेरा बच्चा कुछ कर रहा है लाइफ में। इसलिए मेरे को यहाँ पर एल्बो हिट कर दिया, कट गया था मेरा। फिर एक ट्रेनिंग में सर के साथ फाइट कर रहा था तब मेरा नाक ब्रेक हो गया था, नाक की बोन है वो ब्रेक हो गई थी। पंच लगा तो ऐसा पंच लगा के मैं सीधा नॉक गिर गया, बेहोश होने के इस पर आ गया था मैं पूरा उधर, और बेहोश हो गया। और फर्स्ट टाइम मम्मी मैच देख रहे हैं मेरे और मैं बेहोश हो गया उधर, पीछे से मम्मी चिल्ला रहे उठ बेटा उठ। तो वो 10 सेकंड ऐसे थे क्या मेरे लाइफ में, क्या उठने का, अभी माँ खड़ी है पीछे और मैं उठूंगा तो फिर। जैसे रिलीजियस इन्फ्लुएंस में आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है? इस मुफ्ती मैम को मैं वो ड्रीम था मिलने का, उनसे मैं मिला भी एक बार। मैंने उनको मैसेज किया था क्या मैं इंशाल्लाह मैं एक दिन आपसे मिलूंगा। मैंने उनको सलाम किया, बोले वालेकुम सलाम। तो मैंने उनको डायरेक्ट मेरा इंस्टाग्राम का वो बताया, उनको DM किया था। तो उन्होंने देखा डायरेक्ट गले में हाथ डाले मेरे को और बोलते क्या डोंट वरी भाई, तू यहाँ नहीं मिला, तू मेरे जन्नत में ही मिलता था। बोलते क्या कोई ऐसा फाइटर है कि जिससे आप इंस्पायर होते? खबीब को देख के खबीब कैसा बनना, जो कि इंस्पिरेशन करता है सबको, सही गाइड करता है, इस्लाम की तरफ लेके जाता है और हक की बात करता है। एक वो भी है और एक जो है मोहम्मद मुकावे करके, जो मेरे वेट का, ये फ्लाई वेट का, मैं उसका ट्रेनिंग भी किया हूँ। मेरा एम है उसके साथ फाइट कर, उसको देखो इंस्पायर होता हूँ मैं मोहम्मद मुकावे को देख के। अर्निंग के लिए तो तुमको प्रोफेशनल लेवल पे उतरना ही पड़ेगा। प्रोफेशनल लेवल पे जो घर के नीचे से कार आती है लेने के लिए। आपके जो कोच है मोहन सर, आपने अभी बोला, उनका इन्फ्लुएंस कैसा रहा आपकी जर्नी में? उनके जैसा कोच मैं बोलता हूँ हर एक एथलीट को, हर एक बच्चे को मिल गया तो बच्चा आसमान छुएगा। उन्होंने खुद मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट किया और बोले कि तू ये कर, तेरा पैशन है और तेरे में वो एबिलिटी जो मेरे को भी नहीं मालूम था मेरे अंदर क्या है एबिलिटी, वो अपने एक कोच को मालूम रहता है देखा जाए तो। अर्शान भाई का फेवरेट MMA फाइटर? कबीब। टफेस्ट अपोनेंट? अवैस बेग फ्रॉम किर्गिस्तान। प्री फाइट रिचुअल? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। फेवरेट वे टू सेलिब्रेट योर विन? सजदा करना। लाइफ इन भिवंडी के इस पॉडकास्ट सीरीज़ पे आप सभी का वेलकम है दोस्तों। हम फिर हाजिर है एक नई सीरीज़ के साथ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में बोला जाए तो वो एक प्रोफेशनल MMA फाइटर है, एक मार्शल आर्ट्स एकेडमी के ओनर है। इनके बारे में बहुत फेमस है कि ये 7 अनडिविडेड विन्स लिए इन्होंने। एमेच्योर किक बॉक्सिंग भी करते हैं, प्रोफेशनल भी करते हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है इन द टर्म्स ऑफ ओनिंग अ अकेडमी व्हिच ट्रेन्स द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फाइटर एंड टीचेस देम डिसिप्लिन। इट इज़ आवर प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस मिस्टर अर्शियान। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा आप कैसे हो? बढ़िया सर। मैं पहले आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ, सर बोलूँ, भाई बोलूँ, ऐसा कुछ? जो जैसा भाई बोलो चलेगा। भाई बोलो चलेगा, एकदम कंफर्टेबल। ठीक है। तो अर्शियान भाई, चलो एक बहुत बेसिक उससे चालू करते हैं कि आपको ये लाइफ इन भिवंडी का जो हमारा पॉडकास्ट है, इस पे आके कैसा लग रहा है कि हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को बात करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, और ऐसे और प्लेटफॉर्म अपने सराउंडिंग में होना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म की वजह से
पब्लिक को और मालूम पड़ता है कि अपने कल्याण, अपने भिवंडी, अपने रूरल साइड में कितना टैलेंटेड भरा हुआ और कितनी स्टोरीज है। तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे लाइफ इन भिवंडी जैसे प्लेटफॉर्म जो भी है स्टार्ट हुआ, ऐसे और होना चाहिए। और इस पे आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है यहाँ पर मेरी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो आप जैसे प्रोफेशनल एमएमए फाइटर तो हो, ठीक है, उससे पहले आप करते क्या थे? उससे पहले आई वॉज लाइक एक नॉर्मल इंसान के जैसा ही था, अभी भी हुई, बट लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया है। अभी भी वैसा ही हूँ। लाइक पहले मेरा लाइफ था स्टडीज़ करना, स्टडी में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट घर वाले फोर्स करते थे, तो कॉलेज जाना, क्रिकेट खेलना। एजुकेशन कहाँ तक करी है आप? एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, 2021 में कंप्लीट हुआ मेरा ग्रेजुएशन। स्कूल टाइम वाला अर्शियन और कॉलेज टाइम वाले अर्शियन भाई, ये वो कैसे थे? स्कूल टाइम वाले अर्शन, स्कूल में तो मोस्टली तो मस्ती मजाक, और पढ़ाई में तो एकदम लाइक जीरो था मैं। स्पोर्ट्स में हर टाइम आगे रहता था स्कूल में, पहले से ही स्पोर्ट्स में? हाँ, स्पोर्ट्स में अभी भी पहले से बहुत आगे था। स्कूल टाइम से लाइक रनिंग हो, कबड्डी, ये सब चलता था स्कूल में, तो उसमें पहले से आगे था मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे जब प्रोफेशनली तो आप एमएमए करते हो, तो लोग जैसे क्रिकेट चूज करते हैं, फुटबॉल चूज करते हैं, आपको ये कैसे चूज करने का प्रिविलेज? ये मैं घर में ना स्पोर्ट्स ही देखता था, घर पे आता था, खेलता था घर में, टाइम फ्री टाइम रात में टीवी ऑन करके लाइक क्रिकेट ही देखता। क्रिकेट का बहुत पहले शौक था मेरे को, तो पहले क्रिकेट ही खेलता था। क्रिकेट खेलते स्पोर्ट्स चैनल पे कभी कोई WWE स्टार्ट रहता, वो देखता था। वो देखते देखते फिर मैंने कराटे की तो फाइट्स देखा हूँ, देखता था वहाँ पर। तो उसके बाद तो मेरा मन हुआ चलो ये भी ज्वाइन कर लेते। तो बहुत टाइम से मन में था, तो हमारे एरिया में एक सराउंडिंग मेरा फ्रेंड था, मेरे को बहुत टाइम से पीछे लगा था, कह रहा अपन स्टार्ट करते, चल कराटे कर, ट्रेनिंग के लिए हाँ जाते? ट्रेनिंग के लिए जाते। बहुत बोलता था मेरे को, तो मैं उसको टुल्ली देता था, चल आज नहीं, कल नहीं, आज नहीं, ऐसा करते करते एक बार उसने मेरे को लेके चले गया उधर, बोला चल आएंगे अपन, और बिठा के लेके गया वो एकेडमी। वहाँ पर एक मार्शल आर्ट एकेडमी हमारे इधर मोहन्स प्लानिट करके मेरे कोच का, तो वहाँ लेके गया उसने मेरे को। देन आई सॉ द किक बॉक्सिंग स्टार्ट था वहाँ पर, सो मैंने उसको बोला अपन ये किक बॉक्सिंग स्टार्ट करते। आपके जो कोच है मोहन सर, आपने अभी बोला, उनका इन्फ्लुएंस कैसा रहा आपकी जर्नी में? उनका बहुत बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, आज भी मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो भी कुछ भी आज हूँ मैं उनकी मदद की वजह से। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए मेरे को, इनकरेज किए, ट्रेंड किए मेरे को, प्रोफेशनली ट्रेंड किए, एमेचर। मेरे को उन्होंने बताया कि ये स्पोर्ट्स तेरे लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनके जैसा कोच मैं बोलता हूँ हर एक एथलीट को, हर एक बच्चे को मिल गया तो बच्चा आसमान छुएगा आने वाले वक्त में, क्योंकि एक कोच का बहुत मेन रोल रहता है। बहुत से कोच मैं देखे लेता हूँ जो सिर्फ बोलते कि फीस दो, ट्रेन करो और जाओ, बट ये जो मेरे कोच है उन्होंने कभी मेरे को ऐसा बोला नहीं। हालांकि जब मैं फाइनेंशियली वीक था, उन्होंने खुद स्पॉन्सर्ड किया मेरे को, इतना सपोर्ट किया हाँ, आपको? उन्होंने खुद मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट किया और बोले कि तू ये कर, तेरा पैशन है और तेरे में वो एबिलिटी जो मेरे को भी नहीं मालूम था मेरे अंदर क्या है एबिलिटी, वो अपने एक कोच को मालूम रहता है देखा जाए तो उन्होंने वो टाइम मेरे को सपोर्ट किए, इंकरेज किए बहुत। और आज भी हर फाइट के बाद, हर फाइट के पहले वो मेरे को ट्रेन करते, उनका ऑफिस का टाइम एडजस्ट करते इधर उधर। जब भी मेरा फाइट रहता है, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है मेरे कोच, तो मेरा जब भी फाइट स्टार्ट होता है ऑनलाइन, जब भी मैं फाइट रहता है, मेरा लाइव फाइट रहता है, वो उनकी मीटिंग कैंसिल कर देते बिकॉज ऑफ फॉर माय फाइट देखने के लिए। उनके जितने भी जो भी आपको गाइड करने के लिए, हाँ, गाइड करने के लिए, लाइव देखने के लिए मेरा फाइट, वो भी देखते हैं। और उनके ऑफिस में सबको बोलते हैं देखो ये मेरा स्टूडेंट है, और उनको प्राउड फील है आज मेरे पे। और इंशाल्लाह मैं भी उनको आने वाले वक्त में बहुत प्राउड फील कराऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपकी ये जर्नी स्टार्ट कब हुई, लाइक ईयर? स्टार्ट आई थिंक 2014 में मैंने ज्वाइन किया था ये जर्नी। जैसे ऐसा एक हॉबी था, एक स्पोर्ट्स का मेरे को बस शौक था करने का है। 2014 में सबसे पहली बार ट्रेनिंग लेना चालू हाँ, किया? ट्रेनिंग 2014 अप्रैल 4 को मैंने स्टार्ट किया था ये ट्रेनिंग करना, आज भी याद है मेरे को। तो ये जो जर्नी है, इसमें स्टार्टिंग जर्नी से प्रोफेशनल जर्नी तक का सफर कैसा रहा आपके लिए? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा, हेडल्स और डिफिकल्टीज तो बहुत है, सर्वाइव भी बहुत करना पड़ा, बट जो मेरा एम था पहले भी वही था और आज भी है। तो जो ऐसा रहता है, एम जो रहता है ना, उसको मीन्स डिस्ट्रैक्शन और डिफिकल्टीज बहुत आती है अपने करियर में, देखा जाए तो हर एक एथलीट के करियर में आती है और हर एक इंसान के करियर में आती है, कोई भी फील्ड हो। बट मेन जो माइंडसेट रहता है ना, कि उसको उससे ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या कुछ आ रहा है, फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं, इंजरीज हो रही है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं आ रहा है, बट मेरा एम था कि नहीं, मेरे को करना है, मतलब करना ही है कुछ भी हो। तो बस वही एक एम था, उसको लेके मैं आगे बढ़ते गया। अल्हम्दुलिल्लाह धीरे 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 अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने इतने कामयाब किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रोफेशनली आप क्या फाइट करते हो?
प्रोफेशनली मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA। एमएम में। तो आप ये एमएफएन में हो, हमने सुना। ये एमएफएन क्या है? ये MFN, ये मैट्रिक्स फाइट नाइट जो है, ये इंडिया का सब में बड़ा प्रमोशन है MMA का। इसके ओनर कृष्णा श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ और आयशा मैम, आयशा श्रॉफ, ये श्रॉफ फैमिली लीड करता है पूरा ये प्रमोशन बिजनेस। तो उनसे से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वहाँ पे? हाँ होता है ना, मिलते मीन्स और साथ में डिनर करते। जब भी हम लोग फाइट के लिए वहाँ पर जाते हैं तो साथ में सब साथ में रहते हैं, डिनर साथ में होता है, शूट बीट होता है हम लोग का। उनसे रिलेशन कैसा है आप? बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत हम्बल है आयशा मैम, कृष्णा मैम, एवरीवन बहुत बहुत हम्बल है दोनों भी। मीन्स फाइटर की जो अभी तक मैंने जितने देखा ना, मैं बहुत दूसरे प्रमोशन में फाइट किया हूँ, इंटरनेशनल प्रमोशन में फाइट किया हूँ, नेशनल प्रमोशन में फाइट किया हूँ। जो एक फाइटर का जो केयर करते हैं ना, एक तो दिल से, लाइक अपना समझ के ना, क्या तो वैसा केयर करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा हम्बल है। तो ये एमएफएन में और क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। एमएफएन एक मैट्रिक्स फाइट नाइट जो है, ये इंडिया का सब में बड़ा लीडिंग MMA प्रमोशन है। और इसके MFN के फाइटर जो अभी बड़े बड़े प्रमोशन में गए, जैसे UFC में जा रहे, बहुत से MFN के फाइटर निकल के UFC में भी गए। एक प्लेटफॉर्म मिली है। हाँ, एक सबको MFN जो है ना, इंडियन के जितने प्रोफेशनल MMA एथलीट है ना, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ग्रो करने का ग्लोबली। तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं वहाँ तक कैसे पहुंचा, मेरा रिकॉर्ड था 3-0 MMA का। और मेरे एमेचर जो किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग के फाइट, आई थिंक एमेचर आई थिंक 670 मैंने कुछ किक बॉक्सिंग के फाइट्स खेला हूँ। और MMA मेरे 3 प्रोफेशनल MMA के फाइट थे। तो यूट्यूब पे सब मेरे वीडियोस थे, तो उनके टीम में से एक ने ऐसा देखा मेरे वीडियोस, एंड ही टेक्स्ट मी कहता है यू आर गुड फाइटर, सून वी विल गेटिंग इन MFN। तो उनसे मेरे को मैसेज आया था सामने से? हाँ, सामने से अप्रोच आया था मेरे को। देन 2021 में मैंने MFN में फर्स्ट फाइट किया था मेरा। ओके। आपका पर्सनल गोल क्या है MMA में? मेरा पर्सनल गोल, ऐसा देखा है सबका गोल रहता है कि एक प्रोफेशनली चैंपियन बनना, बेल्ट लेके। बट मेरा ऐसा एम है क्या, दूसरों को मोटिवेट करना, आने वाली जो यंग जनरेशन है उनको सिखाना, उनको टीच करना, ये स्पोर्ट्स में। हाँ, ये स्पोर्ट्स में। और मेरा एम ऐसा भी है कि सिर्फ बेल्ट लेके बैठना नहीं है, जो भी बेल्ट का कंटेंडर है उसको बीट करना और मेंटेन रखना वो पोजीशन को। तो आज से 5 साल बाद आप खुद को ये फील्ड में कहाँ देखते हैं? को आई वांट क्या, मेरे अभी तो मेरा एकेडमी भी है, तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि मेरे खुद के नाम के एकेडमी हो, उसमें बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड हो, एथलीट लोग, उनके एम्स जो भी है, जो यंग जनरेशन जो आ रही है अपनी, उनको हेल्प करूं। और UFC में मेरे को फाइट करना है आने वाले टाइम में। आई वांट कि मैं एक UFC का एक चैंपियन रहूं, या वो प्रमोशन में फाइट करूं, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूं वहाँ पर। आपकी जो एकेडमी है, क्या नाम है उसका? उसका नाम अर्शन मेमन मास्टर्स एकेडमी। ये कब स्टार्ट किया आपने? ये आई थिंक मैंने 2018 में स्टार्ट किया था ये एकेडमी। ये स्टार्ट करने का थे, कहाँ से ख्याल आया था आप? ख्याल तो जिन्होंने मेरे को, जो वेल विशर है, जो सात काजी सर, जिन्होंने मेरे को फाइनेंशियली जब स्टार्ट में सपोर्ट किए थे, तो उनका एक स्कूल का एक रूम था ये, तो उन्होंने मेरे को तो यहाँ पर स्टार्ट कर, तेरा ट्रेनिंग भी कर यहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था, एक रूम था वो छोटा सा, 2-3 बच्चे लोग वहाँ ट्रेन करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर डेली 60 से 70 स्टूडेंट ट्रेन होते हैं। अभी एक एकेडमी बन गया बड़ा, और ऑल ओवर इंडिया बहुत लोग के मेरे को मैसेज आते, DM है कि हमको एकेडमी में ट्रेन करने का है, ट्रेन होना है। बट मैं उनको यहाँ पर बुलाता नहीं हूँ। क्यों नहीं बुलाता? एक रीज़न ये है क्या, मैं खुद ज़्यादा अवेलेबल रहता नहीं यहाँ पर। जब मेरा फाइट था मेरे को वहाँ जाने का रहता है, बट मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरा पूरा फोकस उन पे रहता है बच्चे। वही मेरा ख्याल आया कि आपके अंडर अगर 70 स्टूडेंट्स है, हाँ। तो आप उनको भी ट्रेन करवाते हो, खुद भी ट्रेन करते हो, ऐसे कैसे मैनेज करते हो ये शेड्यूल आप? डिफिकल्ट है मैनेज करना, बट ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन नहीं है। बिकॉज आई हैव टू मेंटेन माई सेल्फ, मेरा ट्रेनिंग को भी मेंटेन करना है मेरे को। इफ़ 1 या 2-3 दिन में कभी ट्रेनिंग मिस करता हूँ मेरा, तो जो मेरा ग्राफ है जो ग्रोथ का, ट्रेनिंग का, जो बॉडी का जो भी, वो डाउनफॉल पे चले जाएगा। सो आई डोंट हैव अनदर ऑप्शन। तो मेरे को एवरी डे ट्रेन करना है उनको। ट्रेन मेरा पैशन है, तो मेरे को कभी बोर नहीं होता इससे। बट कभी कभी हेडेक हो जाता है, बॉडी थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, बट वी डोंट हैव अनदर ऑप्शन। तो मेरे को ट्रेन करना है, खुद को भी, अपने आप को भी देखना है, एंड जो मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे लोग को ट्रेन करना, उनको भी करना है। सो ऐसे इम्पॉसिबल नहीं, डिफिकल्ट है, टफ है, बट नो प्रॉब्लम, हो जाता है। एक माइंडसेट का पूरा खेल है। आपका जैसे फोकस यूथ की तरफ है, हाँ। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे खुद से? यूथ को मैं ये बोलूँगा कि एक एम सेट करो, माइंड में गोल सेट करो। जो भी तुम्हारा एम है, डॉक्टर बनना, जो भी फील्ड में बिजनेसमैन बनना, उसको फॉलो करो। और बड़े बड़े सपने देखो, छोटे मोटे सपने मत देखो, बड़े सपने देखो। और फेलियर से डरो मत। बहुत से बच्चे लोग ना डर जाते हैं, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। तो फेलियर से डरो मत। ये फेल एक सक्सेसफुल स्टोरी जो रहती है ना, इसकी, उसका एक पार्ट है, एक स्टेप है। तुम फेल होंगे,
उधर रुक गए तो फिर तुम खलास, वहाँ पर रुके नहीं, तुम आगे बढ़े तो यू कैन ग्रो, तुम ग्रो हो सके। तो डरो मत, तो गिव अप मत करो, और बस अपने जो एम है उसको फॉलो करो। जो कितना भी डिफिकल्ट से आती है लाइफ में, अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत से फैमिली इशू आते हैं, फाइनेंशियली इशू आते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, मुश्किलें आती है, हाँ, उसको फाइट मुश्किलें आती है, करो। उससे फाइट करो, गिव अप मत करो, अपने एम को फॉलो करो और आगे बढ़ते रहो लाइफ में। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में तुम सक्सेस हो ही जाएंगे। एक माइंडसेट का पूरा खेल है, देखा जाएगा तो। जैसे आपका जैसे शेड्यूल के बारे में तो सुना मैंने, ट्रेन भी करते हो, खुद भी ट्रेनिंग करनी रहती है, फाइट्स भी करते हो, ट्रैवल भी करना रहता है। ये जो हेक्टिक शेड्यूल है आपका, ये सब के बीच में आप फैमिली के लिए टाइम, प्रेयर के लिए टाइम, ये सब कैसे मैनेज कर? प्रेयर तो सब में पहले, सलाह इंपॉर्टेंट, सलाह है अपने लाइफ में तो सब कुछ है, सब में पहले टाइम को सलाह को ही देने का है। सो सलाह का, प्रेयर का टाइम ऐसा है कि जो मेरा इवनिंग का शेड्यूल रहता है, ट्रेनिंग का 6 to 7 बैच रहता है, उसमें मगरिब का टाइम आता है, तो वो टाइम पे हम थोड़ा ब्रेक देते हैं। एंड देन ईशा का जो टाइम रहता है, मगरिब ईशा का टाइम 8:30 बजे का रहता है, तो हमारा ट्रेनिंग फिनिश हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्लास के जब बच्चे लोग रहते हैं तो हम लोग सब मिलके वहाँ पर ही एकेडमी जमात बना के नमाज़ पढ़ लेते हैं। जैसे रिलीजियस इन्फ्लुएंस में आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है? रिलीजियस मुफ्ती महंग है, यस, मुफ्ती महंग को मैं, वो ड्रीम था मिलने का, उनसे मैं मिला भी हूँ। मिले भी हो आप हाँ, उनसे? हाँ। हाँ। तो उनका कैसा इंसिडेंट हुआ था, आई थिंक मैं उनको 2020 से उनको मैं फॉलो करता था, तो 2020 में मैंने उनको मैसेज किया था क्या मैं इंशाल्लाह मैं एक दिन आपसे मिलूंगा। एंड देन ये ईयर 2000, हाँ, ये जब मैं ट्रेनिंग कैंप को इंडोनेशिया गया था, बाली। सो मैं ट्रेनिंग कैंप फिनिश करके जैसे मैं घर पे आ गया लेटा, तो स्क्रॉल करा तो देखा मुफ्ती महंग कमिंग इन बाली नेक्स्ट डे। सो मैं बोला मिल लूंगा इंशाल्लाह, मैं मिल के ही जाऊंगा। तो फिर मैं मेरे कोच को जाके पूछा कि कल का दिन मैं ब्रेक ले सकता हूँ? कोच ने ले, नहीं ब्रेक, नो ब्रेक, तेरा फाइट आ रहा है, तेरे को ब्रेक लेने का नहीं है, ब्रेक चाहिए तो संडे को ब्रेक ले। बोला ठीक है, चलो नसीब में नहीं है मिलने का। तो ट्रेनिंग बिनिंग, मॉर्निंग ट्रेनिंग, इवनिंग ट्रेनिंग हो गया, फ्रेश हो घर पे, कुछ 5 बज रहे थे, तो मैंने देखा कि यार जाके ट्राई करता हूँ, कभी रहे तो मिल लूंगा, अदरवाइज नहीं तो फिर मगरिब की नमाज पढ़ के आ जाऊँ। तो 5 बज रहे थे, उन लोगों ने टाइम मेंशन नहीं किए थे कभी आने वाले, तो मैं समझो मेरे ट्रेनिंग कैंप से आई थिंक 7 या 8 किलोमीटर कुछ दूर था। तो मैं गया वहाँ पर जाके देखा, तो जो लोकेशन था वहाँ से सब लोग निकल के जा रहे थे। एक मस्जिद था बड़ा वहाँ पर, बिलाल समथिंग कुछ मस्जिद का नाम है, बाली में वो मस्जिद था। देन वहाँ से सब निकल रहे थे, तो फिर मैं वजू भी चलो ना मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकल जाए, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ ही रहा था वहाँ पर। सो वहाँ पर देखा तो नमाज़ मुफ्ती महंगी पढ़ा रहे थे, तो मैं वजू किया, फास्ट जाके नमाज़ पढ़ा। नमाज जैसे खलास हुई, पहली सब में जाके बैठ गया। मैं बोला अभी आज इनसे मिल के ही जाना है मुझे। तो फिर मैं बोला यार अभी मिलूँ कैसी, तो उनके आगे सब गार्ड्स भी खड़े थे। तो फिर उन्होंने बोले अभी यहाँ पर इनका एक प्यून आया, उन्होंने बोला क्या अभी, बोले सर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मैं आगे ही बैठा था, जैसे अपन बैठे ना वही सेम, हाँ इतनी दूरी पे बैठा था। उनको ऐसे मुस्कुराया, सलाम बिलाम किया, देन फिर सब क्वेश्चन आंसर सब हो गए। देन उन्होंने बोले अभी ईशा की नमाज पढ़ते फिर एक थोड़ा गेट टुगेदर कर लेंगे, मीटअप कर लेंगे। बहुत कम पब्लिक थी वहाँ पर, रात भी हो गई थी, लिमिटेड लोग। हाँ, तो जैसे ईशा की नमाज को खड़े होते, तो मेरे बाजू में पहली सब में था, तो कुछ दूसरे इमाम साहब थे, सब माइक भी सेट कर रहे थे नमाज के, तो थोड़ा पीछे खड़े रहे। तो मैंने उनको सलाम किया, बोले वालेकुम सलाम। सो मैंने उनको डायरेक्ट मेरा इंस्टाग्राम का वो बताया, उनको डीएम किया था। तो उन्होंने देखा डायरेक्ट गले में हाथ डाले मेरे को, और बोलते क्या डोंट वरी भाई, तू यहाँ नहीं मिला, तू मेरे जन्नत में ही मिलता था बोलते। माशाल्लाह। तो फिर उनसे बातचीत हुई थोड़ी बहुत, फिर उन्होंने बताया तुम यहाँ पर इंडोनेशिया, वाला नहीं, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया था और मुलाकात होगी। तो बोलते देखो ये दिल में रहता है ना, बोले अल्लाह चाहेगा मिलाने तो फिर कुछ भी हो सकता है। सही बात तो है। मेरा वहाँ पर मेरा ट्रेनिंग कैंप का जो प्लान था थाईलैंड का था, बट एट द सडनली चेंज हो गया, मैं बाली आ गया था और ऐसा मुलाकात हो गई। तो उनसे मैंने हमारी बातचीत भी हुई थी कि इंडिया आओ, तो उनका प्लान था कि नेक्स्ट 25 में मेरा प्लान है मुंबई आने का, तो उनसे मिला था मैं तभी। अच्छा अर्शियान भाई, ऐसे मूवीज तो बहुत देखी हमने, सुल्तान, दंगल, तो उसमें हमें दिखते ना कि पॉलिटिक्स बहुत चलता है स्पोर्ट्स के, उसमें ऐसा कभी कुछ आपके साथ हुआ? हाँ हुआ है, पॉलिटिक्स तो हर स्पोर्ट्स में होता है, हर स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स है, जहाँ मनी वहाँ पॉलिटिक्स है, इतना बस समझ। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरा ऐसा इंसिडेंट हुआ था 2000 आई थिंक 16 में। मैं एक फेडरेशन में गया था प्रोफेशनल मैच खेलने के लिए उड़ीसा में, तो वहाँ पर मेरा फाइट था, बेल्ट का फाइट था। तो मैं फर्स्ट 2 फाइट जीत गया था, और जो एक नेक्स्ट फाइट था मेरा ना, वो एक जो फाइटर था ना, मणिपुर का फाइटर था, वो कभी हारा नहीं उसके लाइफ में, और बेस्ट फाइटर था। तो मेरे साथ जो मेरे सीनियर्स लोग थे, उन्होंने बोले क्या कभी तू इसको हराता है तो ये बेल्ट तेरा हो जाएगा। वो टाइम पे आई थिंक मेरा करियर का पीक ही था, 2016 में, मैंने 14 में स्टार्ट किया था। तो वो टाइम पे मेरा करियर का बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा था, अच्छा नाम भी हो रहा था। सो मेरे कोच लोग ने बोले अभी कभी तूने इसको बीट किया तो ये बेल्ट तेरा है, क्योंकि वो कभी हारा नहीं है, नेशनल चैंपियन है, अनडिफीटेड है वो, इंटरनेशनल, उसके बाद बहुत सारे मेडल्स है। तो जब उसके बाद मैं फाइट बीट कर रहा था, क्या फाइट 1-2 राउंड में, फर्स्ट राउंड में उसको मैंने नॉक कर दिया, लाइक बेहोश हो गया पूरा,
तो बेहोश हो गया और गिर गया उधर ही वो। तो फिर सब लोग आए, पूरा फेडरेशन आया, मेरी फिर थपथपा रहा था यार, वेल डन है। सब लोग शॉक हो गए कि ये नया बंदा आया, कौन कहाँ से इसको नॉक मार दिया। तो वो दिन तो इन लोग ने मेरे को इतना सर पे चढ़ा दिए, थपथपाए, फिट भी थपथपाए, सब किए। और मैं रात में फिर फोन करके बोल रहा हूँ, सब लोग मेरे को बोला अभी नेक्स्ट डे मेरा सेमीफाइनल बाउट था, अभी सबको मालूम पड़ गया अभी इसने ये बंदे को नॉक मार दिया, अभी बेल्ट इसका ही, क्योंकि यही सब में टफ था और ये अनडिफिटेड था, बहुत नाम था उसका, बहुत सालों से वो चैंपियन था वो वेट में। एंड देन फिर मैंने फोन भी नहीं किया घर वाले को, अभी बेल्ट लेके आ रहा हूँ अम्मी का घर पे, ओवर कॉन्फिडेंस एकदम ऐसे, बस बेल्ट मेरे हाथ में है अभी, बस खाली सुबह में जाके एक फाइट करके आने का है। एंड देन नेक्स्ट डे सुबह ब्रेकफास्ट करके मैं स्टेडियम पे पहुंचता हूँ, तो पीछे से एक स्टाफ आता है, मेरे को बोलता है आपको ऑफिशियल रूम में बुला रहे हैं वहाँ पर। सो मैं गया वहाँ पर, वो टाइम पे मेरे कोच लोग नहीं आए थे, 1-2 सीनियर फाइटर लोग थे, उन लोग भी फाइट ही करने आए थे। वो रूम में गया, मेरे को बोला तुम वेइंग पे खड़े रहो यहाँ पर। सो मैं वेइंग पे खड़ा हुआ, तो मेरा वेट आई थिंक 60 था, मेरा वेट कैटेगरी 57 है। तो नाश्ता विश्ता करने के बाद, और ऐसा इसमें ये फील्ड में कैसा रहता है, तुम्हारा फाइट के पहले एक दिन वेइंग हो जाता है, वेइंग मेडिकल सब हो जाता है एक दिन पहले। हाँ, एक दिन उसके बाद नहीं होता ऐसा फिर। तो मैं वेइंग पे, तो मेरा वेट 60 था, तो बोले तुम तुम्हारे वेट से ऊपर हो। तो मैं जब नया था तो मैं उनको बोला कि अरे सर मैंने वेइंग दे, बोले नहीं वो टाइम पे भी तुम्हारा वेइंग बराबर से चेक नहीं हुआ था, तो तुम्हारे को बोले 1 ही घंटा है भी, उसमें तुम्हारे को 3 किलो वेट कट करके लाने का है। सो मैं गया मेरे सीनियर फाइट टीम वाले के पास, उनको कुछ नहीं, चल स्टार्ट कर, अभी टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तू तेरा वेट लॉस करना स्टार्ट कर। तो मैं जैकेट विकेट साउना पहना, शूज़ भी, मैं खाली भाग रहा हूँ धूप में इधर उधर। सुबह आई थिंक 11 बज रहे थे, भागम दौड़ी करके कैसा भी करके मैं आया वहाँ पर वेइंग पे। तो मेरा कुछ 57 पॉइंट समथिंग 500-600 ग्राम ऊपर था, मैं 2-2.5 किलो कम हो गया था। देन अगेन मैं वापस गया, वापस कम करके आया, तो 57 वेट देना था मेरे को वहाँ पर। तो आई थिंक मेरा वेट आ गया 56.8, 200 ग्राम और कम हो गया मेरा। सो मैंने उनको बोला देखो मैं वेइंग पे खड़े रह गया हूँ, तो बोले 1 मिनट रुको। उनको एक स्टाफ को उन्होंने फ़ोन करके बोला है, क्या बोले यहाँ पर आओ ऑफिस पे वेट दे। तो एक जन आया, बोलता अरे वेइंग में कुछ बोले गड़बड़ दिख रही है, बोलते हमारे सेल बिल इसके कुछ खराब हो गए रहेंगे। तो बोले तुम यहाँ पर रुको। तो मैं वहाँ पर रुका, उन्होंने दूसरा वेइंग लेके आया, उस पर वेइंग पे सेम आ रहा था। बोले 1 मिनट रुको, अभी जो मेन जो है जो वेइंग ऑफिशियल जो वेट चेक करता है सर को बुलाते। तो वो सर को फ़ोन करते, फ़ोन उठा रहा नहीं, और मेरा फ़ोन उधर था वहाँ पर मेरे टीम वाले के पास। तो मैं वहाँ पर रुका हूँ, फिर एक जन आके बोलता है तुम्हारा टाइम अप हो गया, बोलते 1 घंटे के ऊपर हो गया तुम्हारा, अब नहीं हो सकता कुछ। तो उसने मेरे को ऐसा नहीं बोला, तुम बोले जाके वहाँ स्टेडियम में देखो सर रहेंगे उनको पूछो। तो वहाँ पर स्टेडियम पे जाता, तो जो मेरा सेमीफाइनल का अपोनेंट है उसको तो लोग कांग्रेचुलेशन बोल रहे, तू फाइनल राउंड में चलेगा। मैं वहाँ पर ऐसी थोड़ी देर रुक गया, वहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर ये क्या हो रहा क्या मेरे साथ। तो मैं उनको बोला अरे सर, तो सर बोला अभी मैं यहाँ पर बिजी हूँ, बोले रिंग में देख रहा हूँ ऑफिशियल हूँ, तब मैं तेरे से बात नहीं कर सकता हूँ, तेरा टाइम हो गया। तो वो टाइम में मैं बहुत ज़्यादा रोया, सबको गिड़गिड़ा के मेरे को फाइट करने दो, मेरे कोच से बात किया। फिर वो टाइम पे समझ में आ गया कि मेरा जो कल रात में पीठ थपथपा रहे थे और उन्होंने सुबह मेरी टांग खींचे। अच्छा। तो वो टाइम पे समझ में आ गया मेरे को, क्या नसीब से कोई भी नहीं लेके जाता, हाथ से तुम्हारे पास जो भी हो छीना जाएगा, पर जब नसीब में रहेगा तो कोई नहीं। तो वो ऐसा ही था, मेरे नसीब में नहीं था, वो हाथ में था मेरे, पर नसीब में नहीं था। तो वैसे ही हो गया वो टाइम पे, क्या मेरे नसीब में नहीं था वो बेल्ट। तो वैसे पॉलिटिकल टाइम पे समझ में आ गया मेरे को क्या ये चलता है, हाँ ये यहाँ पर चलता है। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे फिर आई थिंक वो टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गया था। उसके बाद 6-7 मैंने छोड़ दिया था सब। अच्छा। हाँ सब छोड़ दिया था, अभी नहीं करने गए, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गया था। वैसे वापस ज्वाइन करने का मोटिवेशन कहाँ मिला फिर 6 महीने? हाँ फिर कभी कभी ऐसे जाता था मन ट्रेनिंग के लिए, तो फिर कोच ने मुझे समझाएगा देख ऐसा लाइफ में चलते रहेगा, अप्स डाउन चलते रहेंगे लाइफ में, तो तू उसको छोड़ मत। तो फिर धीरे धीरे वो एक, और क्योंकि बचपन से ही था बॉडी के अंदर चुलबुली करना है तो स्पोर्ट्स ही करने का, तो थोड़ा टाइम नहीं डिसअपॉइंट घर में बैठा 2-4 महीना 5 महीना। देन फिर कभी कभी जाता था ट्रेनिंग को, फिर वापस एक स्टार्ट अंदर आया बॉडी में नहीं करने का ही है। तो फिर क्या मैंने फिर आई थिंक हाँ फिर स्टार्ट किया वापस बैक टू पवेलियन, वापस स्टार्ट किया फिर ट्रेनिंग। अच्छा, आपका जो प्रोफेशनल फाइटिंग करियर है उसमें हमने देखा है कि पहली फाइट आपकी 2016 में थी, फिर ऐसे 4 साल का गैप लेके 2020 में थी, फिर तो कंटिन्यूटी है। तो ये 4 साल के गैप का क्या सीन है? ये 4 साल गैप का क्या सीन है? 2016 में मैंने एक प्रमोशन में खेला था MMA। तो वो प्रमोशन में मैंने फाइट किया था, वो प्रमोशन में अच्छा फाइट किया था मैंने, एक सेलिब्रिटी है उसका ही प्रमोशन है ये, तो उसके प्रमोशन में मैंने फाइट किया था। देन उसके प्रमोशन में फाइट किया, जैसे मेरा फाइट हो गया तो लोग ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेके आए। वो टाइम पे 2016 की बात है। सो वो टाइम पे इतना कुछ कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर अपने सामने आया, तो एकदम नया लग रहा। तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पढ़ा बिड़ा भी नहीं, डायरेक्ट देखा मैंने, हाँ फाइट है, तुमको फाइट करने का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल तक तुम्हारे को ये जो कंपनी तुमको फाइट देती रहेंगी, पे भी करते रहेंगी।
तो मैंने देखा 3 साल तक तुम्हारे को फाइट करने का मौका मिलेगा, पे आउट भी सब मिलेगा। मैंने धनाधन 6-7 पेज पे साइन कर दिया भाई, बिना पढ़े। हाँ नहीं 1-2 लाइन पढ़ा, 7-8 पेज थे, इतना कौन पढ़ेगा। उसने लोग ने हमको मेन पॉइंट्स हाईलाइट करके बताया 3 साल तुम लोग ये प्रमोशन में रहेंगे, तुमको 3 साल तक फाइट में हर साल 4-4 5-5 फाइट मिलेंगी, तुमको अच्छा पे आउट मिलेगा, सब अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। मैंने साइन कर दिया। और उन्होंने इसमें ये नहीं बताया मेरे को, उन्होंने लिखे थे बट मैंने पढ़ा नहीं कि तुम दूसरे प्रमोशन में किधर फाइट नहीं कर सकते। तो अभी लोग ने उसको उनका टीवी पे भी उनको लीग आती थी, तो स्टार्ट कर दिए लोग ने। और उसमें लोग ने मेरा वेट कैटेगरी था 57 और ये लोग ने स्टार्ट किया 61 से 61 के। तो मेरा कुछ उसमें ऑप्शन ही नहीं था फिर। तो मैं उनको मैसेज करता था, मेल करता था, बोले वो 57 अभी स्टार्ट नहीं है, नेक्स्ट सीजन में स्टार्ट होगा तो तुम्हारे को लेंगे। देन मैं दूसरे प्रमोशन में खेलने ट्राई करता था, तो दूसरे प्रमोशन मेरा रिज्यूम भेजता था, तो लोग मेरे को बोलते हाँ ठीक है चलो आ जाओ फाइट करने। तो मैं उधर फाइट करने जाता था तो लोग मेरे को लीगल नोटिस भेजते थे घर पे कि तुम नहीं कर सकते फाइट, कभी फाइट कर तुम्हारे पे केस हो जाएगा। तो फिर मेरे को नाम विड्रॉ करना पड़ता था हर टाइम। तो आई थिंक 2016 के एंड में साइन किया था मैंने। 17, 18, 19 तो 3 ईयर तो मेरा ऐसी पूरे वेस्ट हो गया। तो बट मैं खेलता था, एमेचर फाइट्स खेलता था, इधर किक बॉक्सिंग के छोटे मोटे खेलता था। देन फिर 2019 में मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया। तो फिर मैंने एक प्रमोशन में, थाईलैंड का प्रमोशन था, उधर मैंने मेरा रिज्यूम सेंड किया। देन तो लोग ने एग्री कर लिया कि तुम्हारा फाइट है बोले। तो देन आई स्टार्ट फिर अगेन 2020 में मैंने वापस फिर मेरा कमबैक किया। फिर धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टार्ट हो गया फाइट्स करना। अभी नेक्स्ट वापस अभी बहुत जल्दी और बड़े प्रमोशन में जाने वाले फाइट करने को। तो ऐसे आप तो अब बहुत फेमस हो गए हो, तो ऐसे लोग से इंटरेक्शन कैसा होता है लोकल लोग से? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होता है। अभी सबका माइंडसेट अलग रहता है, कोई तुम्हारी सक्सेस से खुश रहता है और कोई जलता है। तो इंटरेक्शन ऐसा होता है कि कोई मिलता है सलाम दुआ भी करता है, हेलो हाय करता है, और कोई रहता है जो पोक करता है, क्या रहते हैं तो हम मार देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो वो टाइम पे ऐसा मन करता है क्या इसको बताऊँ एक पंच मार के, बट फिर वो मतलब नहीं रहता ना, कि वो डिसिप्लिन रहता है, एथलीट जो रहता है, स्पोर्ट्समैन रहता है, उन लोग तो वही चाहते हैं कि कुछ करे तो हम लोग इसके ऊपर फिर कीचड़ उड़ाए। तो वो टाइम पे सब्र करता हूँ मैं, ये जाने छोड़, इन लोग को क्या बोलेंगे, कुत्ते भौंक रहे भौंकने दो। ये अच्छा था। अच्छा, आपका जो ये है बहुत फेमस है आपका 7 अनडिफीटेड, इसकी जर्नी क्या है कि 7 अनडिफीटेड है आप? 7 years अल्हम्दुलिल्लाह। ये जर्नी में भी ना बहुत डिफिकल्टीज आई, बट द मेन पॉइंट ऐसा है इसमें क्या, सर्वाइव और सब्र करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जर्नी में। कोई भी जर्नी में ले लो, तुम जिधर सब्र करोगे तो सक्सेस तुम्हारे को मिले। ऐसा था जब 2016 मैंने आपको बताया खेला, उसके बाद फिर मैंने थाईलैंड में फाइट खेला था, सेकंड फाइट। फिर थर्ड मेरा और एक फाइट हुआ था कोलकाता में खेला। जब मैं छोटे छोटे प्रमोशन में खेलता था, तो एक कोलकाता में फाइट हो जब 3-0 था। फिर और एक मेरा फाइट मिला मेरे को, तो वो भी कोलकाता का ही प्रमोशन था। तो उसमें आई थिंक मैंने पूरा प्रिपरेशन कर दिया। एक फाइटर को ना फाइट करने, एक रेडी होने के लिए ना कम से कम 6 से 8 हफ्ते लगते, और 6 से 8 हफ्ते में तुम्हारा डाइट, न्यूट्रिशन सब लगता है ज़्यादा। फोकस करना, सर्वाइव करना, फैमिली को टाइम नहीं देना पड़ता है, सबको मेंटेन करना पड़ता है। बहुत बहुत डिफिकल्टीज आती है फाइट कैंप में, जो 6 से 8 वाला रहता है। पूरा फोकस करना पड़ता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत आता है, डाइट मेंटेन करना, वेट लॉस करना। तो ये मेरा सब कुछ हो गया था। एंड देन जैसे मेरा फाइट का 2 के 4 दिन बाकी थे, तो वो टाइम पे कैसा हो गया, उनको प्रमोशन का कॉल आता है कि तुम्हारा फाइट डिले हो गया। और वो प्रमोशन इतना बड़ा ही प्रमोशन है, छोटा मोटा प्रमोशन था। तो उसके लिए मैं यहाँ से कोलकाता से मैंने फ्लाइट बुक करके रखा था, वो कैंसिल करना पड़ा। वो रिफंड कुछ नहीं। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मतलब यार इतनी मेहनत किया। फिर उसने मेरे को बताया क्या तुम्हारा नेक्स्ट वीक फाइट रहेगा, तो मैंने ठीक है चलेगा। तो मैंने फिर नेक्स्ट वीक की टिकट बुक किया। मतलब फाइट तो करने के दूसरा ऑप्शन है ना अपने पास। सो नेक्स्ट वीक 2 दिन पहले वापस कॉल आता है कि तुम्हारा फाइट वापस डिले हो गया। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ गया, यार इतनी मेहनत करने के बाद सब हो रहा है, मनी पैसा वेस्ट हो रहा है, रिकॉर्ड बनाना है मुझे, और रिकॉर्ड बनाना है। फिर जाके मैं मस्जिद में बैठ गया, मतलब अभी जो है ऊपर वाले के हाथ में ही है। फिर आई थिंक दिल में ऐसा था कि इतना शैतानी वसवसे, इतना मेहनत कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उसके बाद भी सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है लाइफ में। फिर ऐसा हुआ क्या, मेरे को 2 या 3-4 हफ्ते बाद एक कॉल आया MFN से, मैट्रिक फाइटनेस से। क्या बोले अभी तुम बोले यहाँ पर फाइट करने के लिए तुम आ सकते हो क्या हमारे इधर? तो मैं बोला यार क्यों नहीं। मैं बोला फिर उनको मैंने हाँ बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह धीरे 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 नाम, फेम, जो भी इतने साल का जो पैसा सब लगा है, इन्वेस्ट किए, सब 1-2 फाइट में सब क्लियर हो गया।
तो MFN का बड़ा हाथ है आपके हाँ, उसमें। बहुत बहुत अलहमदुलिल्लाह बहुत बड़ा थे। फिर उससे मालूम पड़ा कि जो होता है अपने लाइफ में अच्छा ही होता है। अपन ऐसा सोचते कि अपना प्लान था अनसक्सेसफुल हो गया, बट अल्लाह के जो प्लान रहते अपने से अच्छे ज़्यादा उनके प्लान अपने लिए रहते। तो वो फाइट से हमको ये सीखना मिला, कभी मैं वो फाइट खेलता ना तो आई थिंक मेरे को ये फाइट खेलने नहीं मिलता, MFN में आने नहीं मिलता, क्योंकि वो फाइट में भी एक अलग कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला, तुम वापस तुमको यहाँ पर कम से कम 4 फाइट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट था उनका। तो वो डिले हो गया, तो फिर मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया कि अब तुमने मेरे को फाइट दिया नहीं तो मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँ। देन फिर मेरे को यहाँ से कॉल आया, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह धीरे 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 सब इक्वल हो गया अभी। ये MFN में आपको अभी एक ऐसा टाइटल कंटेंडर भी हम देखने वाले हैं, उसके बारे में बताइए। अभी MFN में ना अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4-0 हूँ, मेरा रिकॉर्ड। और 4 अभी तक जितने मेरे 7 फाइट है ना, 7 फाइट में मैंने एक भी डिसीजन रेफरी के ऊपर नहीं जाने दिया। जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी डिसीजन है लाइक सब फिनिश है। लाइक कोई नॉकआउट हो रहा है, कोई सबमिशन हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई इसके पैर टूट रहा है, सब सब अल्हम्दुलिल्लाह सब IC 7 हो 7 मेरे वैसे सब वन साइडेड देने को डिसीजन एक भी रेफरी पे नहीं गया है। सो अभी आई थिंक मे बी नेक्स्ट MFN में और नेक्स्ट टू नेक्स्ट MFN में मेरे को टाइटल का फाइट मिलने वाला, चैंपियनशिप का, फ्लाईवेट चैंपियनशिप का। हाँ, ये जर्नी में एक चीज हमने मिस आउट कर दी, आपकी फैमिली का रोल कैसा था? फैमिली का रोल स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मीन्स सपोर्ट ज़रा भी नहीं था। जैसे कि अब्बा तो बोलते थे तेरे को मेरी दुकान ही संभालने है। जो मेरा बड़ा भाई था बहुत होशियार था पढ़ाई में, तो वो पढ़ाई करता था, मीन्स जॉब भी करता था, अच्छा अर्निंग करता था। मैं एक था कि स्पोर्ट्स खेलता था, ये खेलता था। अब्बा को आगे लोग बोलते थे क्या है तेरा बड़ा बेटा इतना पढ़ रहा लिख रहा है और ये इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, खाली क्रिकेट खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है। तो मेरे अब्बा ने 1-2 बार आके मेरे कोच को ही बोले कि यार तुम इसका पिक्चर छोड़ो, इसको निकाल दो तुम्हारे क्लब से, कि सब यहाँ पर कुछ अर्न नहीं कर रहा है घर से, खाली पैसे भर रहा है, खाली खेल रहा है। हाँ, पैसे भर रहा है, खेल रहा है, फुट रहा है, इधर टूट रहा है उधर टूट रहा है, वहाँ से फुट के खाली आ रहा है। सो फैमिली का स्टार्टिंग में ज़रा भी सपोर्ट नहीं था। अब्बा ने बहुत बार मारे, मेरे को समझाया कि ये सब मत करो बाबा, ये सब अमीरों के शौक है, ये सब करने के, अपन गरीबों के नहीं है। हाँ, सो अब्बा का वो टाइम पे बहुत ज़्यादा ये था, प्रॉब्लम था कि ये सब मत कर तू, क्योंकि उनका माइंडसेट वही था, धंधा करने का, दुकानें अपनी संभालो, ये करो, इसको ग्रो करो, वही था उनका माइंडसेट। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हम अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, पहले वो टाइम पे सपोर्ट ज़रा भी नहीं था। अभी अब्बा ही बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं मेरे पे, क्या चलो मेरा बच्चा कुछ कर रहा है लाइफ में। मम्मियाँ ज्यादा इमोशनल होती है। हाँ, मम्मी का ऐसा था कि तू जो कर रहा है कर, बट संभाल कर, तेरे को लगना नहीं मत। मम्मी का ये इम्र है, तेरे को कुछ होना नहीं मत, तेरे को जो करना है कर, तेरे को कुछ होना तो नहीं मार नहीं लगनी चाहिए हाँ। खाली। तो डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है इसके लिए? बहुत बहुत डिसिप्लिन तो हर एक लाइफ में मेरा ऐसा देखा जाएगा ना, सब लोग ऐसा बोलते हैं कि एथलीट की लाइफ में ना, स्पोर्ट्समैन की लाइफ में एक डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बट ऐसा देख सब हर एक पर्सन की लाइफ में डिसिप्लिन है तो तुम कुछ कर सकते हो। जैसा मैं एक एग्जांपल दूंगा, इफ़ तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है, तुमको कोई क्लास में कुछ कुछ बता रहा है, समझो कोई सर तुमको सिखा रहा है, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा फोकस आएगा। फोकस है तो तुमको जो बता रहा है तो तुम समझोगे बराबर, और तुम हमारे माइंड में आएगा, तुम एग्जाम में हो जाके लिखोगे। सही बात है। और कभी डिसिप्लिन नहीं है, मस्ती मजाक कर रहे हो, तुमको हाँ मालूम ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सब ऐसा है, बट एग्जाम में जाएंगे तो यार वो ऐसा था, बट समझ में क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारा माइंड ही नहीं था, फोकस ही डिसिप्लिन नहीं था, तो उसकी वजह से तुम फेल हो जाएंगे। फेल होंगे तो तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अहमियत करते हैं। जैसे हमारे फील्ड में भी ऐसे जो भी है, टाइमिंग को लेकर डिसिप्लिन, टाइम पे उठो, टाइम पे ट्रेनिंग करो, डाइट का जो है टाइम पे सब करो, ट्रेनिंग को टाइम पे जाओ, फोकस करो अपने आप पे, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ। आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, सोशल मीडिया इधर उधर। जो डिसिप्लिन रहा ना जिसके लाइफ में, तो वो इंसान की लाइफ में स्ट्रगल आएंगे, सर्वाइव करेंगे, बट आने वाले टाइम में वो ग्रो करेंगे, सक्सेस हो ही जाएगा। और जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, तुम अच्छे कलाकार हो, जो भी है, बट डिसिप्लिन नहीं है तो फिर टैलेंट का कुछ यूज़ नहीं है तुम्हारे, वेस्ट है वो टैलेंट। अच्छा, एक MMA फाइटर के अंदर डिसिप्लिन मतलब डाइट होता है, ट्रेनिंग होती है, और क्या होता है, ऐसे क्या क्या होता है? डिसिप्लिन डाइट हो गया, डाइट टाइम पे ट्रेनिंग करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अर्ली मॉर्निंग उठना। अर्ली मॉर्निंग में बॉडी को रेस्ट देना। हाँ, बॉडी को रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत से लोग रिकवरी के लिए क्या करते हैं, मसाज करते हैं, वो सब रिकवरी नहीं है। रिकवरी बॉडी के लिए स्लीप है। तुम जितना सोओगे, जितना ट्रेनिंग करेंगे, उतना तुम्हारे को बॉडी रिकवरी होगी, उतना रेस्ट मिलेगा, उतना तुम बूस्ट होके वापस आओगे। तो अर्शियान भाई, जब डिसिप्लिन और ट्रेनिंग की बात की जाए तो ऐसे बड़े बड़े लोग के साथ आपने ट्रेनिंग करी होगी ना, UFC फाइटर्स के साथ, उसके बारे में कुछ बताइए ना। UFC फाइटर्स के साथ मैंने मोहम्मद मुकावे करके है फाइटर, उसके साथ मैंने ट्रेन किया हूँ। और खबीब का जो भाई है जुबैर, उसके साथ ट्रेनिंग किया हूँ। और जो मेरा खुद का एक कोच भी है साथ में, ऑस्ट्रेलिया का है, कान ओल्फी करके, उसके साथ मैं ट्रेनिंग करता हूँ। वो खुद भी मेरे को ट्रेनिंग देता है। उसके साथ मैंने लास्ट बाली में ट्रेनिंग किया था।
आपकी सबसे बेस्ट और यादगार फाइट कौन सी रही है? मेरी बेस्ट और यादगार तो जो मेरा लास्ट वाला फाइट था ना वही था। उसमें मैंने पूरा डोमिनेट किया था मेरे अपोनेंट को, जो बहुत बहुत अच्छा फाइटर है, वो सीनियर फाइटर है। तो पूरा राउंड में उसको डोमिनेट किया था स्ट्राइकिंग से, मेरे किक पंच एंड ऑल में फाइट में आई थिंक। पर एक ऐसा मोमेंट नहीं आया था उसने मेरे को डोमिनेट किया, पूरा उसको डोमिनेट किया। और बहुत इंपॉर्टेंट फाइट था जो लास्ट वाला फाइट था ना मेरा, जो भी वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइट था मेरे करियर के लिए। बिकॉज इफ वो उसको मैं बीट करता था तो मेरे को नेक्स्ट फाइट मिलता था बेल्ट के। तो अभी अलहमदुलिल्लाह उसको मैंने बीट कर दिया और नॉकआउट कर दिया उसको मैंने। सो वो मेरा यादगार और बेस्ट फाइट है अभी तक के मेरे लाइफ का। अच्छा, हम देखते हैं एमएमए में कि इंजरी होती है बहुत, कभी सीरियस होता है, नॉकआउट हो जाता है। तो आपको ऐसे कुछ सीरियस इंजरी कभी कुछ हुई है? हाँ, इंजरी बहुत हुई है मेरे को। इंजरी क्या, मेरा यहाँ पर मेरा आई थिंक MFN 7 में मेरा यहाँ पर एल्बो लग गया था। अपोनेंट मेरे ऊपर था, उसने मेरे को यहाँ पर एल्बो हिट कर दिया, कट गया था मेरा। फिर एक ट्रेनिंग में सर के साथ फाइट कर रहा था तब मेरा नाक ब्रेक हो गया था, नाक की बोन है वो ब्रेक हो गई थी। और एक तो बहुत गंदा इंसिडेंट था क्या, मेरा सेमीफाइनल बाउट था आई थिंक, मुंबई में मैं खेल रहा था। तो वहाँ पर मेरे को पंच लगा था उसका ऐसा है क्या, वो फाइट कर रहा था। मेरे फैमिली कभी फाइट देखने आते नहीं, आई थिंक कभी आए नहीं। तो हर टाइम मैं फाइट कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, कभी हरियाणा, कभी पंजाब, कभी उड़ीसा, ये सारी जगह फाइट करता। एक जो फाइट था मेरा मुंबई में फाइट था, आई थिंक 2016-17 की बात है, ये 17-18 की बात है। तो मुंबई में मैं 2 फाइट जीत गया, चैंपियनशिप का था फाइट। तो जो सेमीफाइनल मेरा फाइनल फाइट था नेक्स्ट डे, तो मैं मम्मी को तुम भी चलो साथ में मेरा फाइट देखने। हाँ, तो मम्मी वाला मेरा चलो देखने, कभी आए ना चलो। तो मम्मी आए मेरे साथ फाइट देखने के लिए। और वो फाइट में ऐसा हुआ कि जैसे फाइट स्टार्ट हो रहा था, और अपोनेंट ने को पंच मार दिया, पंच लगा। तो ऐसा पंच लगा कि मैं सीधा नॉक गिर गया, बेहोश होने के इस पे आ गया था मैं पूरा उधर, और बेहोश हो गया। और फर्स्ट टाइम मम्मी मैच देखने आए मेरे, और मैं बेहोश हो गया उधर। पीछे से मम्मी चिल्ला रहे, उठ बेटा उठ बेटा उठ। तो वो 10 सेकंड ऐसे थे क्या मेरे लाइफ में, क्या उठने का, अभी माँ खड़ी है पीछे और नहीं उठूंगा तो फिर मम्मी चिल्ला रहे, उठ अर्शियान उठ। उठ के खड़ा हुआ, खड़े के फिर मैंने उसके बाद फाइट किया वापस। और वो फाइट बहुत 19-20 हुआ था, उसमें थोड़ा पॉलिटिक्स हुआ था 19-20, तो उसके वजह से आई थिंक वो लॉस गया था मेरा। बट मैंने डोमिनेट किया था वो फाइट। अभी मैंने आपको पहले भी ऐसे बताया था कि फाइट एक अपन फाइट करते हैं और अपने साथ जो रहता है, जो फाइट का डिसीजन जो जज लोग के हाथ में रहता है। तो 19-20 फाइट गया था, तो उसके डिसीजन में गया था। बट वो फाइट ऐसा था कि एक ही पंच लगा था मेरे को, और लाइफ में एक ही बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मुझे इतना खराब पंच लगा और मैं गिर गया हूँ। और हर टाइम मैंने सबको गिरा है, और वो टाइम मेरा आ गया था। और ऐसा टाइम था कि पीछे मेरी माँ खड़ी थी और उसके सामने गिर गया। तो मैं हिम्मत तो थी ना उठने की, मैं एकदम काँप रहा था, गिर गया था। नी पैर वैसे लगे, पैर निकल गए जमीन में से, पैर में से। फिर उठा, फिर फाइट किया उनके सामने। फिर एक बहुत इमोशनल पॉइंट होगा आपकी लाइफ बहुत का। इमोशनल था। मम्मी ने बोला चल कुछ नहीं बेटा, तू मेरा बेटा शेर है, कुछ फाइट किया ना, उठ के बात खलास। क्या कोई ऐसा फाइटर है कि जिससे आप इंस्पायर होते हो, जिसको देख के आप मतलब वो करते हो कि मुझे को इसके जैसा बनना है, ऐसा कोई है आपके लिए? है अभी तो जितना भी है सब खबीब को देख के खबीब कैसा बनना, जो कोई इंस्पिरेशन करता है सबको, सही गाइड करता है, इस्लाम की तरफ लेके जाता है और हक की बात करता है। एक वो भी है, और एक जो है मोहम्मद मुकावे करके, जो मेरे वेट का, ये फ्लाई वेट का, मैं उसका ट्रेनिंग भी किया हूँ। मेरा एम है उसके साथ फाइट करना। अभी कांटेक्ट में हम लोग, बातचीत भी होती है हमारी। तो उसको देख इंस्पायर होता हूँ मैं, मोहम्मद मुकावे को देख के। अच्छा, आप बता रहे थे आपके कोच के बारे में, मोहन सर के बारे में। उसमें एक रोहन सर का आपने मेंशन किया था। ये रोहन सर का क्या सीन है आपकी लाइफ में? रोहन जो है ना, मेरे जो कोच है मोहन सिंह, उनका बेटा है। सो हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते थे स्टार्ट से, तो अभी तक हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते हैं। हर फाइट में जो भी मेरे को फाइट्स के कॉल आते हैं, वो पूरा सब मेंटेन, सब डीलिंग करता है कि किधर फाइट करने का है, फाइट का पर्स क्या है, वो भी जो भी है वो डील करता है। ट्रेनिंग हम लोग दोनों साथ में करते हैं। मैं कोई भी फाइट को जाता हूँ मेरे साथ में आता है वो। मीन्स मेरा एक बैकबोन ही समझ लो, रोहन सिंह जो भी ना मेरा बैकबोन है। हर फाइट में मेरे साथ में खड़े रहेगा, गाइड करेगा, उसके जो भी शेड्यूल रहेंगे ऑफिस के सब कैंसिल करके मेरे साथ आके खड़े रहता है। तो हम लोग आई थिंक 2014 से साथ में ही है, साथ में ट्रेनिंग भी साथ में करते हैं, फाइट्स खेलने जाते तो भी साथ में ही जाते फाइट्स खेलने के लिए। आपने ऐसे इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी किया है। हाँ। तो इंटरनेशनली की जब बात करें तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है, UFC। हाँ। तो ये UFC का क्या सीन है, आप जरा बता सकते हो? UFC जो है वर्ल्ड का, पूरे ग्लोबल का सब में बड़ा प्रमोशन है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। तो हर एक जो भी MMA एथलीट थे, MMA फाइटर है, प्रोफेशनल लेवल पे जो भी खेलता है, उसका हर एक का ड्रीम है क्या वहाँ पर जाके फाइट करना, UFC में फाइट करना। UFC में फाइट करना, क्योंकि वहाँ पर नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग से एक अलग ही लेवल का है, मीन्स टॉप लेवल का है वहाँ पर। तो सबका एम है कि वहाँ पर जाके फाइट करना, वो प्रमोशन में फाइट करना, प्रमोशन का बेल्ट जीतना। कोई इंसान वहाँ चले जाता है तो फिर
सब 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 मिल जाता है उसको, नाम मिल जाता, फेम। एक यूएफसी ऐसा प्रमोशन है कि कभी तुम्हारे ऊपर यूएफसी का थप्पा लग गया तो मीडिया तुम्हारा सामने से आएंगी, एड प्रमोशन आएंगी, कंपनी स्पॉन्सर जो भी है सब वो हाईएस्ट लेवल है हाईएस्ट MMA लेवल में। सब सामने से अप्रोच कर रहे हैं तुम्हारे को। और उसके पहले जो भी छोटे बड़े प्रमोशन में तुम खेल रहे हो, जैसे तुम्हारा करियर का स्टार्ट हो रहा है तो यू हैव टू गो, अप्रोच करना पड़ता है, भाई मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को तुम थोड़ा सपोर्ट करो, स्पॉन्सर करो। उनके पास अपनी सब बताना पड़ता है अपने को आगे से, पूरा अपनी फाइल लेके जाके। बट एक यूएफसी लेवल तो तुम पहुंच जाते हो तो फिर रिकग्निशन मिल जाता है आपको। बता नहीं सकते, सामने सब आता है, कॉल्स मैसेजेस DM का, हमारे ऐड आओ, हमारा ये करो, हमारा वो करो। तो यूएफसी ये है, बहुत बड़ा प्रमोशन है। अच्छा समझ लो कि मैं एक बेसिक लेवल का किक बॉक्सर हूँ, मैंने जस्ट मेरी जर्नी स्टार्ट की है, तो इसमें मेरे को अर्निंग कैसे करनी है, अपना करियर कैसे बनाना है फील्ड में, क्या टिप्स दोगे उसके लिए? अर्निंग के लिए तो तुमको प्रोफेशनल लेवल पे उतरना ही पड़ेगा, बट स्टार्ट में तुमको खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजर लगा रहा है तो उसके जेब का पैसा लगाएगा नहीं। चैंपियनशिप स्टार्ट करने का उसको तो एमेच्योर लेवल पे से तो यही सीन रहता है। बट जब तुम प्रोफेशनल लेवल पे आ जाते हो, अभी मेरा ऐसा है कि मैं जब पहले स्टार्ट करता था करियर मेरा, तो मेरे को तो पे करना पड़ता था। और ऐसा था कि हम लोग का, मेरे टीममेट्स जो ना, मेरे टीम में ऐसे लोग भी थे कि अब जो पैसे वाले थे, अभी हम लोग चैंपियनशिप के लिए जाते थे, किसी भी स्टे करते थे, लोग ऐसा एक रूम दे देते थे छोटा, उसमें सबको स्टे करने का। अभी जो पैसे वाले घर के बच्चे लोग तो उसमें रुकेंगे नहीं, वो लोग उनका जाके होटल बिटल, तो हम लोग को ठंडी बिंडी में दे देते रूम, सो जाओ उधर ही सो जाओ। बट अभी ऐसा हो गया प्रोफेशनल लेवल पे, ऐसा घर के नीचे कार आती है लेने के लिए, एयरपोर्ट पे छोड़ेंगी, एयरपोर्ट के बाद उनका बंदा आएंगे, वो अपने फ्लाइट में बिठाएंगा बिजनेस क्लास में, वहां से उतर के वहां से और एक कार आएंगी और 5 स्टार एकदम। अच्छा 5 स्टार VIP ट्रीटमेंट। सब VIP ट्रीटमेंट। अभी जो भी स्टेट में तुम उतर वहाँ की 5 स्टार होटल रहेंगी, उसमें ही तुमको 5 स्टार 7 स्टार होटल में, जैसे मैं MFN में खेलता हूँ तो ये लोग पूरा केयर करते हैं, हॉस्पिटलिटी से लेके ट्रेवलिंग, स्टे, फूड, सब A to Z पूरा। तो प्रोफेशनल जब तुम आ जाते हो, तुमको सामने से अर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है। और ये ये जो MMA का जो भी जो जर्नी है ना, एक मैराथन की जर्नी है। लॉन्ग टर्म तुमको रनिंग करते रहना है, ऐसे शॉर्ट टर्म में फिनिश नहीं हो सकती, तुमको लॉन्ग टर्म रनिंग करना है, सर्वाइव कर, एकदम एंड में तुमको उसका रिजल्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में तुमको सर्वाइव करना पड़ेगा, थकना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। जब तुम रुक गए तो फिर जो तुम्हारा जो भी है मेहनत है, वो जो भी सब फेल हो जाएंगी। बट नॉन स्टॉप कभी तुम करते रहे, एंड में रिजल्ट के देखेंगे तो फिर तुमको सक्सेस मिलेंगी। तो ऐसा ही एक मैराथन की जैसी जर्नी है ये, क्या रुकने नहीं है लाइफ में। मतलब पैसे तो है, हाँ पैसे, बट एंड में है। अर्शियान भाई, प्रोफेशनल MMA में कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या कि जैसे जो लोकल लोग को मालूम नहीं होगी, एक अलग पर्सपेक्टिव या ऐसा कुछ है? पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये एक नॉर्मली फाइट है, जैसे स्ट्रीट पे फाइट होती है वैसी फाइट होती है, बट दे डोंट नो इसके पीछे कितना स्ट्रगल, सर्वाइव, इतना ट्रेनिंग रहता है। जो भी तुम लोग फाइट में देखते हैं, पब्लिक देखते हैं, लोग बहुत ईजी लगता है, वो ईजी इतना ट्रेनिंग करते हैं, इतना ट्रेनिंग उसको ईजी वैसा बना देते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि ये बहुत ईजी हो गया है, बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है, सालों की मेहनत रहती है। कितने फाइटर्स हो रहे हैं, जैसे बहुत से जो फाइटर्स है सालों मेहनत करते हैं, उसके बाद वो एक मूव उनका निकलता है फाइट में, तो सालों की मेहनत के बाद वो मूव निकलता है। इतना ट्रेनिंग करना पड़ता है स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, कंडीशन स्ट्रेंथ बिल्ड करने के, कंटिन्यू आई थिंक 8 to 10 वीक नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करना पड़ता है, डाइट को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ रहती है उसके अंदर। जो भी है टाइम पे सोना, टाइम पे जो भी है प्रोटीन फूड खाना, टाइम पे ट्रेनिंग करना, सब मेंटेन करना, शेड्यूल बहुत ज़्यादा। इसके पीछे का जो ट्रेनिंग सब में ज़्यादा डिफिकल्ट रहती है। तुम फाइट तो देखेंगे तो एक फन रहता है फाइटर लोग के लिए, चलो जो सर्वाइव करने का था ट्रेनिंग वो निकल गया। सब में डिफिकल्ट पार्ट है जो वेट देना रहता है, वो वेट में आने के लिए, वेट का आपने बताया था, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है। उसके बाद जाके प्रोफेशनली वी कैन शोकेस और टैलेंट जो बताते हैं, मूव जो भी है शोकेस होता है इसके अंदर। जो फाइट करते हैं वो बहुत डिफिकल्टी उसको झेलना पड़ती है, उसके बाद दिखता है, बट वो बहुत इजी बन जाता है। दिखता इजी है बट वो इजी रहता नहीं, वो डिफिकल्ट रहता है। वो टाइमिंग मैच करना, किसी को पंच मारना, मिस करना, किक्स मारना, टेक डाउन डिफेंड करना एंड एवरीथिंग, जितना इजी दिखता है उतना है नहीं, जरा भी इजी नहीं, बहुत डिफिकल्ट है ये कॉम्बैट स्पोर्ट ही। जो ये MMA है ना, आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट स्पोर्ट है। दूसरा तुम कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, क्रिकेट ले लो, चेस ले लो, कैरम ले लो, बट ये स्पोर्ट्स में तुम्हारे अंदर जिगरा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा चाहिए, हिम्मत बहुत चाहिए अंदर, तुम्हारी हिम्मत, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, विल पावर भी चाहिए। क्योंकि एक केज के अंदर जा रहे हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, भाई तू गया तो तेरी जिम्मेदारी, मारा तो उसमें सिर्फ हाथ में ग्लव्स है और मुंह में माउथ गार्ड है, वो किधर भी मारेंगे अपन, तुम्हारे को एल्बो मारेगा, गला पकड़ेगा, टांग तोड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए इतना करेज चाहिए अंदर जाके फाइट करना, केज के अंदर जाके। अच्छा अर्शियान भाई, ख्याल ये भी आता है कि आप प्रोफेशनल फाइटर नहीं होते तो फिर क्या होते? भी एक क्रिकेटर भी, और मे भी, और शायद भी एक सर्विस मैन होते, जॉब कर रहे होते।
मतलब कुछ बेसिक ही जॉब कर रहे हाँ होते हैं। वही, और ऑप्शन और जॉब या तो फिर अब्बा की ग्रोसरी शॉप जो भी है वो संभालते हैं। ठीक है अर्शियन भाई, तो एक नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं हमारे पॉडकास्ट के, जो है रैपिड फायर राउंड। आपको पता ही होगा रैपिड फायर राउंड क्या होता है। मैं एक सवाल पूछूंगा और शॉर्ट में आपको जवाब देना है बिना सोचे। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट। अर्शियान भाई का फेवरेट एमएमए फाइटर? कभी मॉर्निंग ट्रेनिंग या नाइट ट्रेनिंग? नाइट ट्रेनिंग। टफेस्ट अपोनेंट? अवैस बेग फ्रॉम किर्गिस्तान। प्री फाइट रिचुअल? हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील। ड्रीम फाइट लोकेशन? लास वेगस। ओह माय गॉड। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग? कंडीशनिंग। बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन ऑक्टागन? माय फेथ, बिलीव। योर फेवरेट पोस्ट फाइट मील या चीट मील? बर्गर, पिज्जा। बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड? नेवर गिव अप एंड नेवर प्राउड ऑन योरसेल्फ। जब भी तुम्हारे पास सक्सेस है उस पर प्राउड फील मत करो। अच्छा, फेवरेट वे टू सेलिब्रेट योर विन? सजदा करना। योर फेवरेट मोटिवेशनल कोट? वो तो इज्जू मंतशा होता, जिल्लू मंतशा। नाइस। अर्शियान भाई, आप यूथ के लिए कोई एक स्पेसिफिक मैसेज देना चाहेंगे तो वो दीजिए ना प्लीज। मैं यूथ को यही बोलूँगा कि आजकल के यूथ में जैसे कि अपने सराउंडिंग में जो भी अपना एरिया बिलोंग करता हूँ मैं, वहाँ पर मैं बहुत देखता हूँ बहुत नशे से बहुत जुड़ गए बच्चे लोग। तो दूर रहो नशे से, अपने एम पे फोकस करो, अपने माँ बाप का सोचो। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर तुम अच्छा चीज़ भी कर सकते हो और बुरी चीज़ भी कर सकते हो। तो मेक श्योर कि तुम उससे अच्छा सीखो और दूसरे को एक अच्छा मैसेज दो। और अपने एम पे, अपने गोल पे फोकस करो। नशे से प्लीज़ दूर रहो और अपने सराउंडिंग वाले को भी दूर रखो। अर्शियान भाई, जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली का कितना पार्ट था आपके सपोर्ट में, आपकी जर्नी में, आपके कोच का था। इन लोगों के अलावा और भी लोग हैं जैसे बॉटम से ऊपर तक आपके साथ रहे हैं? हाँ, मेरा जो फ्रेंड है मोहिश खोद करके, तो हम लोग दोनों आई थिंक 2016 या 17 से साथ में थे। तभी से हमारी दोस्ती थी। तो हम लोग दोनों आई थिंक ऐसी दोस्ती थी, हम लोग 200-500 लेते थे एक दूसरे को वो टाइम पे। तो हम लोग दोनों एक दूसरे इतने लक्की हो गए अभी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी साथ में हम लोग। क्या आज वो भी उसके फील्ड में बहुत अच्छा ग्रो कर गया है और आज मैं भी मेरे फील्ड में अच्छा ग्रो कर लिया हूँ। तो बहुत लकी हम लोग एक दूसरे के साथ में ग्रो किया। हर टाइम मेरे साथ में रहता है। चाहे मैं फाइट करने जाऊँ, फाइट को छोड़ने आएगा, लेने आएगा, कोई भी मेरा फैमिली इशू, उसके फैमिली का इशू, मेरे फैमिली का इशू, दोनों सेम ही रहते। आज वो भी मेरे साथ में बैठा है वहाँ पर, मोहिश को। बहुत अच्छा रिलेशन है आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बुरी नजर से बचाए। अर्शियान भाई, हमारे व्यूअर्स को या आपके चाहने वालों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं। मैं व्यूवर्स को, चैनल को यही बोलूँगा क्या, जैसे मैं एक एथलीट हूँ, प्रोफेशनल एथलीट हूँ, तो मैंने मेरे ड्रीम्स को फॉलो किया, मेरे पैशन को फॉलो किया है। तो अब तुम्हारे लाइफ में जो भी पैशन है, तुम्हारा जो भी ड्रीम है, उसको फॉलो करो। ना कि तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे ये करो, डॉक्टर बनो, तुम्हारा एम जो भी है बनने का वो बनो। ये मत सोचो कितना उसमें कितना तुम कम अर्न करोगे। व्हेन आई स्टार्ट माई करियर, मेरे को कुछ माइंड में सेट नहीं था मैं क्या अर्न करूँगा क्या नहीं करूँगा। मैं मेरे जेब से पे करके फाइट्स करता था बिकॉज मेरा पैशन था। नाउ ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग, आई फेम, मेरे फैमिली में प्राउड फील करते हैं, आई रिप्रेजेंट इंडिया सब जगह बिकॉज आई फॉलो माई पैशन। और जो भी तुम्हारा एम है लाइफ में, गोल है ना, उसको फॉलो करो। डरो मत उससे, फेलियर से डरो मत, फेलियर को फेस करो। एंड जो भी एम है तुम्हारा उस पर वर्क करो और मेक श्योर इंजॉय योर जर्नी। जो भी तुम जर्नी करो इंजॉय करो और डिस्ट्रैक्ट मत हो जो सोशल मीडिया से। जो भी आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ सोशल मीडिया से बच्चे लोग, जो भी अपने यूथ थे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जा रही है, मोबाइल लेके बैठ रही है। तो उसको थोड़ा साइड में रखो, अपने बारे में सोचो और आने वाले कल के बारे में सोचो। अपने पेरेंट्स ने क्यों तुम ये लाइफ में, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पे इतना मेहनत कर रहे, तुमको पढ़ा रहे, कॉलेज भेज रहे, तो उस पर ज़रा सोचो ना कि सोशल मीडिया पे जाओ। बहुत डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया, सो उससे थोड़ा दूर रहो और अपने एम और अपने गोल को फॉलो करो। अस्सलाम वालेकुम। वेल सेड अर्शियान भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए पॉडकास्ट वीडियो के साथ। जब तक ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम लाइफ इन बियॉन्ड।